तो ये है मेरे प्री का स्कोर कार्ड, ठीक है? ये मैं आपको किस लिए दिखा रहा हूँ, देखो, ठीक प्री होने से 2-3 महीने पहले मैंने अपने भाई से कहा था, यार मेरा सिलेक्शन मुश्किल लग रहा है। क्यों कहा था मैंने? क्योंकि मुझे अपने लग नहीं रहा था, क्योंकि मेरी तैयारी बिट्स एंड पीसेस में थी। अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट मेरा प्रॉपर्ली तैयार नहीं था। लेकिन फिर आप मेरे एक्चुअल एग्ज़ाम का स्कोर देख सकते हैं, रॉ स्कोर देख सकते हैं और फिर नॉर्मलाइज़ स्कोर देख सकते हैं। तो मैंने इन 2-3 महीनों में क्या किया कि कहाँ एक तरफ मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा और कहाँ जो मैंने एक्चुअल जो जनरल की कट ऑफ थी 136, उससे ठीक 30 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करे हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कोटेशन बताता हूँ अब्राहम लिंकन का, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर मुझे 6 घंटे दोगे किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी को शार्पन अप करूँगा और उसके बाद मैं आसानी से 2 घंटे में पेड़ को काट दूँगा। तो ये होती है स्ट्रैटेजी की इम्पोर्टेंस। देखो, कुछ बच्चे तो जैसे ही सीजीएल का नोटिफ़िकेशन आया, वो तो क्या करने लगेंगे, वो एकदम से बस अपने पढ़ने लगेंगे। उन्हें कुछ मतलब नहीं स्ट्रैटेजी से, वो बस अंधाधुंध क्वेश्चन लगाएँगे, ये करेंगे, उन्हें लग जाएगा कि हमें बस मैक्सिमम पढ़ाई करनी है। वो चीज़ नहीं करनी है हमें। मैं बताता हूँ हमें कैसे हमें स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को करना है। आगे मैं इसी वीडियो में हर सब्जेक्ट के लिए बताऊँगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं। देखो, मैथ्स में आपको ये काम ज़रूर करना है। आप जो भी है, आप एक कॉपी लीजिए या फिर डिजिटली से बनाइए। मैथ्स को आप बाइफरकेट कर दिए 5 सेगमेंट्स में, गुड, मीडियम, बैड, ओनली फॉर्मूला, स्किप, वेट एंड वॉच। ये ऐसे है कि आपको कैसे आगे तैयारी करनी है। गुड चैप्टर्स वो हैं जो आपके चैप्टर्स अच्छे हैं। आप पिछले 6 महीने, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके अच्छे होंगे, मतलब आप मैक्सिमम टाइम से उनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो वो आपके आएँगे गुड कैटेगरी में। देन मीडियम में आपके आएँगे जो चैप्टर्स आपके मैक्सिमम टाइम्स मतलब कर लेते हैं, लेकिन गलत भी हो जाते हैं आपके। कर तो लेते हैं, मतलब अगर 50% सही होते हैं, 50% गलत होते हैं। बैड में आपके वो आएँगे जो आपके मैक्सिमम टाइम गलत होते हैं, ठीक है ना? अब ये गुड इसलिए हैं, मेबी हमने इनमें क्या है, नेचुरली हमारे अच्छे हों या फिर हमने प्रैक्टिस ज़्यादा की है। ये बैड इसलिए हैं क्योंकि मेबी हमारे नेचुरली वीक हों या फिर हमने इनमें प्रैक्टिस कम की है। तो इस तरीके से हमारा ये बाइफरकेशन बन जाता है। ओनली फॉर्मूला वाले कौन से चैप्टर्स हैं? ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें अगर आप बस 1-2 बार पहले आपने थ्योरी पढ़ ली होगी और उसके बाद सिर्फ आप फॉर्मूला ही याद कर लें, तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएँगे। तो जैसे कि इसमें चैप्टर ज़्यादा जैसे हैं ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल, मैक्सिमा, मिनिमा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इस तरीके से ये चैप्टर्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ये होते हैं स्किप, वेट एंड वॉच चैप्टर्स। इसका मतलब क्या है, या तो आप इन्हें स्किप कर दो या फिर आप इन्हें, सीजीएल से पहले और भी एग्ज़ामिनेशन करवाता है एसएससी, उनमें देखो कि क्या ये आए हैं, तो आप उस हिसाब से अपना डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है? जैसे कि सपोज़ आपका जो एग्ज़ामिनेशन अगर सीजीएल का 15 से स्टार्टिंग है और आपका 20 को है, तो आप वेट कर सकते हैं और देखते हैं सकते हैं कि क्या पिछली शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप फिर एक पंट ले सकते हैं कि यार मैं करूँ या ना करूँ, ठीक है ना? क्योंकि पहले अभी करने का, अगर आप इन्हें अभी करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने का। अगर आपने इन्हें कभी चैप्टर को इन्हें पढ़ा नहीं है और आप सोचेंगे कि मैं अभी इन चैप्टर्स को करूँ, कुछ फ़ायदा नहीं होने का, आप इन्हें दोबारा एग्ज़ाम तक भूल जाएँगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं होने का। ठीक है ना? अगर आपने पहले पढ़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप फ़ॉर्मूला आसानी से इनका देख के जा सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप खाली फ़ॉर्मूला याद कर सकते हैं, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, मैंने एलसीएम, एचसीएफ और लीनियर इसमें भी यहाँ पे हैश बनाया रखा है। ये भी कम पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी स्किप कर सकते हैं अगर आपको इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है? ये चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि मैंने, अब देखोगे आप, अगर एक चीज़ देखो, ज्योमेट्री को मैंने ज्योमेट्री ट्रायंगल्स, सर्कल्स और ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल 3 हिस्सों में बाँट रखा है। कहने का मतलब जो आपको मैथ्स का सिलेबस है वो भी आपको कई हिस्सों में बाँट लेना है। क्योंकि ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल्स वाला चैप्टर था वो मैंने काफ़ी अच्छे से किया था। ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल में मैंने खाली फ़ॉर्मूलाज़ किए थे। यहाँ के क्वेश्चंस, रेयर क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री के क्वाड्रिलेटरल वालों से, और उसमें भी कभी-कभी ज़्यादा ही हार्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। स्क्वायर बना देगा, सर्कल, ट्रायंगल, पता नहीं क्या-क्या बनाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ सबके याद करूँगा। मैंने बस सिर्फ बेसिक फ़ॉर्मूला याज़ याद करे ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल में, और मैंने कहा अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो वो मेरा गलत नहीं होने चाहिए। तो मैंने खाली इसके लिए फ़ॉर्मूला पे रिलाय किया, इस पोर्शन के लिए, ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री के लिए ट्रायंगल्स की मैंने ठीक-ठाक प्रैक्टिस की थी, और सर्कल्स तो टीसीएस में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था और एडुकेटी में भी पूछा जाता है। तो सर्कल्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सर्कल्स को काफ़ी अच्छे से किया था। तो आपको इस तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं है ज़रूरी, एक चैप्टर के भी कई पार्ट्स हो सकते हैं और उन कई पार्ट्स की भी इम्पोर्टेंस अलग-अलग वेरी कर सकती है। तो आप उसे फर्दर इसलिए बाइफरकेट कर लीजिए। हर चैप्टर के हर पार्ट को आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी, इन दोनों पोर्शन को आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है। ऐसे ही देखो, अगर मैंने परसेंटेज को और इलेक्शंस को भी 2 हिस्सों में बाँट लिया था, क्योंकि मुझे इलेक्शंस प्रॉब्लम करता था, तो मैंने इसे 2 हिस्सों में बाँटा था। ठीक है ना?
देन बाद में मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो वो गुड में आ गया था, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ये अलग है बेसिक वाला, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, लिनियर रेस, सर्कुलर रेस, मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को इसलिए अलग-अलग कैटेगरीज़ में रखा था। तो ऐसे आपको अच्छे से पूरा सिलेबस बाइफरकेट कर देना है, उसके रिस्पेक्टिव उसे ज़ोन में डाल देना है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कौन से चैप्टर मुझे छोड़ने हैं, कौन से चैप्टर मुझे नहीं छोड़ने हैं, कैसे मुझे करना है। क्योंकि ऐसे अगर आप करेंगे ना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप खाली पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फ़ोकस करेंगे और देन अगर आपको टाइम मिलता है, जब आप इन पे जाएँगे, सिर्फ़ इनके खाली आप फ़ॉर्मूलाज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आप देखोगे ये मैंने येलो हाइलाइट कर रखे हैं। ये क्या है, एडुकेटिव पैटर्न में ये तीनों चैप्टर्स ट्रेंडिंग में हैं। बहुत ट्रेंड इनका चल रहा है। तो ये 3 चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। सर्कल्स टीसीएस के टाइम पे बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता था, इसलिए मैंने ब्लू हाइलाइट कर दिया। अब भी पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हैं एवरग्रीन टॉपिक्स, हमेशा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट हर एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे और कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो, अगर आपके 2 चैप्टर परसेंटेज और रेशियो अगर ये आपके बैड में हैं, तो आप मान लेना आपकी तैयारी बहुत ही खराब है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अगर ये दोनों आपके बैड में है ना इस टाइम पे, ये मान लो आपकी मैथ्स की तैयारी बहुत ही बेकार चल रही है इस टाइम पे। और और एक आप ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आपके चैप्टर गुड में होंगे, उतनी अच्छी आपकी मैथ्स की तैयारी है, तो ये आप देख सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ इस चार्ट का मेनली आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो, आपको करना क्या है, अब मैं आपको मैथ्स का रूटीन बताता हूँ, आपको करना कैसे है देखो। सबसे पहला रूल बना लो आज से, एक बना लो बॉक्स या एक चेकलिस्ट बना लो, उसे डिवाइड कर दो पार्ट्स में, सपोज़ उसमें 70 बॉक्सेस बना दो और हर दिन कैलकुलेशन को उठते ही कैलकुलेशन करो, उठते ही, और हर दिन का टिक लगाओ, 70 टिक मुझे चाहिए एग्ज़ाम से पहले। हर दिन आपको उठते ही सबसे पहला काम कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के बिना पढ़ाई शुरू नहीं करनी, ये रूल बना लो। पढ़ाई कैसे शुरू होगी? कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन नहीं की आप पढ़ाई शुरू नहीं करोगे, ये रूल बना लो, ठीक है? सबसे पहला रूल ये होना चाहिए, क्योंकि बिना कैलकुलेशन आपको आगे बहुत दिक्कत होगी, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप की बात करते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे फ्लो और प्रैक्टिस के बारे में। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, देखो, एक टीचर है, आप बेस्ट से बेस्ट टीचर को ले और एक स्टूडेंट को ले लो, जो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और उसका एग्ज़ाम पास में आ रहा है। आप दोनों से एग्ज़ाम दिलवाना ना, स्टूडेंट पक्का अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, वो फ्लो में है। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस मैथ्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 सेक्शनल्स डेली लगाने हैं, 2 सेक्शनल्स। अब सेक्शनल टाइमर आ गया, इसको ले आपको टाइमर बेस्ड 15 मिनट टाइमर बेस्ड 2 सेक्शनल डेली लगाने हैं। डेली मीन्स डेली, ठीक है? कब लगाने हैं? कैलकुलेशन के ठीक बाद आपको लगाने हैं सेक्शनल्स। इस तरीके से रूटीन बनाना है, जैसे कैलकुलेशन करी उसके बाद आपको तुरंत 2 सेक्शनल्स लगा देने हैं। सेक्शनल्स में होंगे 25 क्वेश्चन, 2 सेक्शनल आप लगाएँगे, 50 ये हो गए इंटू 70, 3500 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे एग्ज़ाम से पहले। तो देख लो आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी, ठीक है ना? तो इसलिए आपको आगे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने 2-3 महीने में 3500 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसलिए जब आप एग्ज़ाम के पास पहुँचेंगे, तो आपकी इनफ प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ठीक है? अब आपको देखो, ये इतने प्रैक्टिस करने से पता है क्या बेनिफिट होगा? ईज़ी और मॉडरेट क्वेश्चन आप देखते ही आपको तुरंत क्लिक कर जाएँगे कि इसमें ये मेथड लग रहा है, ये फ़ॉर्मूला लग रहा है, आप आसानी से बता देंगे। तो इसका ये बेनिफिट है इतनी प्रैक्टिस का। और इससे आपको सीखने को मिलेगा आर्ट ऑफ स्किपिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और खासकर सेक्शनल टाइमर आने पे इसके बारे में मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ। कंटेंट तैयार है, लेकिन मैं अगली वीडियो में बता दूँगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो जाती। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, किस तरीके से आपको स्किपिंग पे मेनली फ़ोकस करना है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने से ही आएगी। बिलीव मी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। अगर आपने ये कर लिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आने की, चाहे सेक्शनल टाइमर आ जाए, चाहे कुछ आ जाए। ठीक है ना? अगर दूसरा बंदा 15 मिनट में सपोज़ कितने भी क्वेश्चन कर रहा है, आप हमेशा उससे ज़्यादा ही करोगे। आपको प्रॉब्लम नहीं आने की, अगर आपने ये रूल फ़ॉलो कर लिया। उसके बाद अब ये जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था, इसमें गैप्स पता है क्या हैं? ये हैं मीडियम और बैड वाले, ये हैं आपके गैप्स। ये आपकी प्रिपरेशन में ये गैप्स हैं, ये सारे चैप्टर, ये ज़्यादा गैप्स हैं, ये भी गैप्स हैं। इन्हें आपको क्या करना है, अब कंसोलिडेट करना है। अब ऐसा तो टाइम है नहीं कि इन्हें स्ट्रेंथन करोगे कि भाई इन्हें तुम स्ट्रॉन्ग करोगे कैसे? अब तुम सोचने लगो मैं बुक लगाऊँगा या बड़े-बड़े लेक्चर, वो चीज़ नहीं करनी। क्या करना है आपको? सबसे पहले ये आप ऑब्ज़र्व करोगे कि इसमें आपके ज़्यादा फ़ॉर्मूलाज़ वाले चैप्टर इसमें आएँगे। क्यों? क्योंकि हम फ़ॉर्मूलाज़ यूजुअली भूल जाते हैं, तो हमें लगता है वो हमारा चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं है। तो सबसे पहला काम, ये जितने भी मीडियम बैड चैप्टर हैं, इनके फ़ॉर्मूला लिखो और अच्छे से रटो इन्हें। ठीक है ना? सबसे पहले तो ये चीज़ आपको करनी है, फ़ॉर्मूलाज़ इनके लिखो पेजेज़ में और अच्छे से उन्हें रट दो।
ठीक है? उसके बाद रिविज़न क्लासेस, इनके लिए अब कोई आपको बड़ी क्लासेस नहीं करनी है, रिविज़न क्लासेस, छोटी-छोटी क्लासेस देखो जिसमें इन इन चैप्टर्स के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन्स कवर हो रहे हों। या फिर अगर तुमने अपने पहले नोट्स करे हुए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन्स हाइलाइट कर रखे हैं, उन्हें क्विकली कर लो। ये तुम्हें करना है, ठीक है ना? इतना चीज़ तुम करोगे और उसके बाद तुम इनके लगाओगे चैप्टर वाइज़ टेस्ट। तो इस तरीके से तुम्हारे ये गैप्स क्या हो जाएँगे, फिल हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद अब आपको क्या लग रहा होगा कि भाई फिर तो हमें गुड चैप्टर्स जो हमारे अच्छे हैं उनके लिए कुछ नहीं करना। देखो, पहली बात तो मैंने कहा तो है करने के लिए फ्लो और प्रैक्टिस में जब तुम 2 सेशंस लगाओगे तो ये तुम्हारे चैप्टर सारे के सारे हो रहे होंगे, ठीक है? प्लस उसके बाद एग्ज़ाम से पहले सपोज़ 15 दिन या फिर 30 दिन पहले आप क्या कर लोगे, इनकी रिविज़न क्लासेस के क्वेश्चंस जल्दी-जल्दी कर लोगे तो आपके ये चैप्टर्स भी रिवाइज़ हो जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद मैंने कहा है भाई फ़ॉर्मूला नोट्स जैसे मैंने कहा था बैड और मीडियम के लिए क्या करना है आपको, फ़ॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। शायद यही रीज़न होता है कि हमारे ये काफ़ी चैप्टर्स मीडियम बैड में इसलिए डले होते हैं क्योंकि हमें उनके फ़ॉर्मूला याद नहीं होते, तो हमें लगता है यार वो चैप्टर्स हमारे अच्छे से तैयार नहीं है। तो फ़ॉर्मूला के लिए आपको क्या करना है देखो, जो बड़ी-बड़ी बुक्स आती हैं फ़ॉर्मूला की यार 100-100 पेजों की, मैं उन्हें मना करता हूँ मैं कि भाई ये तुम्हें नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि उसमें बहुत सारे फ़ालतू के फ़ॉर्मूलाज़ लिख देते हैं, बहुत सारे फ़ालतू, तुम ओवरवेल्म फ़ील करोगे बहुत ज़्यादा। यार ये तो मतलब इतने ज़्यादा फ़ॉर्मूला मुझे याद नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे हिसाब से जो करना चाहिए बाकी तुम अपना देख लेना। ए4 साइज़ पेजेज़ लो, ए4 साइज़ पेजेज़ लो, उसमें 1 या 2 पेज में मैक्सिमम अपने सारे फ़ॉर्मूले जितने भी हैं तुम लिख दो। यहाँ तुम अपनी नोटबुक लो नोट्स की और 1-2 दिन लगा के तुम जो भी है जितने भी सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो ए4 साइज़ शीट्स में लिख दो। मैक्सिमम तुम्हारा हर चैप्टर 1 से 2 पेज में कवर हो जाएगा। मेरे भी सारे चैप्टर्स 1 से 2 पेज में सबके फ़ॉर्मूलाज़ लिखे हुए थे। तो इस तरीके से मुझे ऐसा नहीं लगता था कि यार बहुत बड़े-मोटे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, मैं आसानी से उन्हें रिवाइज़ कर पाता था। तो ये तुम्हें फ़ॉर्मूलाज़ के लिए करना है और फ़ॉर्मूलाज़ भी तुम्हें डेली याद करने हैं, ये भी ध्यान रखना। फ़ॉर्मूलाज़ के लिए भी तुम्हें कैलकुलेशन का तो टाइम तुमने बना लिया यार सुबह 15 मिनट, फ़ॉर्मूला का टाइम बना लो रात को। रात को सोने से पहले तुम्हें फ़ॉर्मूलाज़ करने हैं। रात को सोने से पहले यू विल हैव टू डू फ़ॉर्मूलाज़। 20 से 25 मिनट या 15-20 मिनट आपको करनी है रात को ही क्यों? क्योंकि रात को हमारा रिटेंशन रेट बढ़ जाता है। जो भी आप रात को याद कर दें तो उसके याद होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये आपको रात को ये रूल बना लेना है कि यार रात रात को मुझे याद करने हैं फ़ॉर्मूलाज़। एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको क्या करने हैं, बहुत ज़्यादा टफ़ और या फिर एब्सर्ड क्वेश्चन्स हैं, उन्हें अवॉइड करना है। मत करो। खाली एसएससी के क्वेश्चन्स करो। जो भी एसएससी पूछता है। बैंक के टफ क्वेश्चन करा देंगे आपको और भी कई एग्ज़ाम करवा देंगे, मत करो उन्हें। क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम में ईज़ी क्वेश्चंस पूछता है, हार्ड क्वेश्चन करके क्या फ़ायदा? ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको देखनी है। हमें कौन-सा पूरे फुल में से 50 में से 50 लाने हैं, हमें तो नहीं लाने 50, हमें तो एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो हमें ये नहीं कि हार्ड क्वेश्चन और हम हैं, हर चीज़ करनी है। क्योंकि एसएससी का जो एग्ज़ामिनेशन है, अगर सीजीएल का देखें तो एप्रॉक्स 15 क्वेश्चन ईज़ी आते हैं, मॉडरेट आते हैं 5 टू 8, टफ क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 टफ क्वेश्चन्स आते हैं। ठीक है? ये अभी तक का पैटर्न रहा है। अब आ गया है सेक्शनल टाइमर, तो ये क्या हो सकता है पता है 15, ये 20 टू 22 पे भी पहुँच सकता है और मॉडरेट गिर सकते हैं 2 से 3 और हार्ड हो जाएगा मुश्किल से 1 से 2। तो अब तो आपके लिए और ईज़ी होने वाला है आगे, तो आप क्यों हार्ड क्वेश्चन्स को लगाने पे लगे पड़े हो, ठीक है ना? और एक बार के लिए चलो, उन्होंने ईज़ी क्वेश्चन्स नहीं बढ़ाए और सपोज़ पेपर पैट लेवल पिछली बार का ही रखा और उसमें जो है सेक्शनल टाइमर लगा दिया 15 मिनट्स का, तो क्या होगा? कट ऑफ ड्रास्टिकली गिर गिर जाएगी, मैथ्स में लोगों के बहुत कम मार्क्स हो जाएँगे, ठीक है? तो अब वैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके साथ मैं अभी प्रेडिक्ट करके बताता हूँ कि आपके साथ अभी क्या हो रहा है और पिछली बार सेम यही चीज़ मेरे साथ हुई थी, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था ना कि मेरे मार्क्स इतने कम आ रहे थे कि मुझे लग रहा था कि यार मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। देखो, पिछली बार पैटर्न चेंज हुआ था, टीसीएस से आई थी एडुकेटी। तो सारे मॉक्स वालों ने क्या किया और सारे जितने भी टीचर्स हैं उनके मॉक प्लेटफ़ॉर्म्स ने भी क्या किया, उन्होंने एडुकेटी के क्वेश्चन्स हार्ड आ रहे थे सिलेक्शन पोस्ट वगैरह में, तो उन्होंने क्या किए, हमें टेस्ट में हार्ड क्वेश्चन्स देने शुरू कर दिए, बहुत हार्ड-हार्ड क्वेश्चन्स। मेरे पहले टीसीएस वाले में जब मैं देता था, उसमें 50 में से मेरे आते थे लगभग 40-45 आने शुरू हो गए थे। लेकिन जब से इन्होंने पेपर बनाना शुरू किया, 50 में से 25, 50 में से 20, एक में तो 50 में से 15 भी आए थे मेरे। ये ऐसे कर देते हैं। और एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन में तुमने मेरा स्कोर देखा 47.5। क्या है इसका मतलब? इनका काम है तुम्हें डराना। मॉक टेस्ट वालों का सिर्फ़ काम है डराना। इन्हें एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन से कुछ लेना-देना नहीं है। ये तुम्हें ऐसा फ़ील करा देंगे यार तुम्हारी तैयारी ही कुछ भी नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, ये जो 15 मिनट के सेक्शनल टाइमर आए हैं ना, ये क्या करेंगे, ये वही वही एग्ज़ैक्ट पेपर, हार्ड पेपर वही का वही, उसी पे टाइमर लगा देंगे और तुम्हारे मार्क्स अब आने लगेंगे 50 में से 10,
15, 20, 25 और तुम्हें लगेगा यार मेरी तो तैयारी कुछ है ही नहीं। और यही मेरे साथ भी हुआ था पिछली बार। तो यार मॉक्स वॉक्स के जो ये जो ज़्यादा इन चीज़ों पे इतना फ़ोकस नहीं करना क्योंकि ये क्या है काफ़ी चीज़ें इर्रेलेवेंट बना देते हैं। मॉक्स की परसेंटाइल तो चलो एक बार के लिए मैं कहता हूँ मैटर करती है। मॉक्स की परसेंटाइल आप देख सकते हो। लेकिन कभी भी मॉक्स के मार्क्स पे फ़ोकस मत करना क्योंकि ये क्या है इर्रेलेवेंट बनाते हैं। इन्हें कुछ मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता तो इन मेरे में इनके में जो ये इनके टेस्ट होते तो मेरे तो उसमें 20 से 25 मार्क्स आते थे जो एडुकेटिव वाले टेस्ट कराए थे तो फाइनल एग्ज़ाम में इतने कैसे आए? तो ये चीज़ आपको मैथ्स में ध्यान रखनी है, फालतू के क्वेश्चन नहीं करने हैं, अगर टेस्ट सीरीज़ वाले भी देते हैं तो उन्हें मत करो। और आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, सम अप कर देता हूँ, कैलकुलेशन करेंगे उठते ही 15 मिनट, उसके बाद लगाएँगे हम 2 सेक्शनल टेस्ट लगाएँगे। उसके बाद हम क्या करेंगे अपने गैप्स को फिल कर लेंगे, जो भी हमारे वीक चैप्टर्स हैं, गैप्स को फिल कर लेंगे। और जब एग्ज़ाम आ रहा होगा तो हम अपने गुड चैप्टर्स को भी क्या कर लेंगे ब्रश अप कर लेंगे, फ़ॉर्मूलाज़ क्या करेंगे हम डेली रिवाइज़ करेंगे और कोई भी फालतू के टफ हार्ड क्वेश्चन्स ये सब हम नहीं करेंगे क्योंकि इनका कुछ बेनिफिट नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमें करनी है 3500 क्वेश्चन्स हम अगर एग्ज़ाम से पहले लगा के जा रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंट रहना है। चाहे टेस्ट सीरीज़ वाले कैसे भी टेस्ट बना दें, हमारा मैथ्स का पेपर अच्छा ही होगा। ठीक है? तो ये चीज़ है मैथ्स के लिए तो इतनी चीज़ हमें मैथ्स पे फ़ोकस करनी है। अब बात करते हैं भाई इंग्लिश के बारे में। देखो, इंग्लिश में हमारे पास है कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर। कॉम्प्रिहेंशन का देखो एडुकेटी में क्या सीन है कि इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन तो दिया है, लेकिन इनके जो कॉम्प्रिहेंशन अगर आप पढ़ोगे ना, जैसे मेरा जो कॉम्प्रिहेंशन था, उसमें क्या था, जब मेरे पास 20 मिनट था, तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना शुरू किया और मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैंने सोचा कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा आसानी से। 6 मिनट हो गए मुझे और मुझे 6 मिनट पढ़ लिया मैंने कॉम्प्रिहेंशन, मेरे पास सिर्फ 14 मिनट्स बच रहे थे और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसमें क्या लिखा है। कुछ भी नहीं समझ में आया। फिर बाद में मैंने क्वेश्चंस देखे, मैंने उन्हें ऑप्शन से किया 5 क्वेश्चन थे, मैंने उन्हें ऑप्शन से किया और 5 में से 4 मेरे सही हो गए। सिर्फ मैंने उन्हें ऑप्शन से और जनरल सेंस से किया। तो एडुक्यूटी के जो कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं और ऐसा ही मेंस में भी था। तो वो ऑप्शंस बेस्ड ज़्यादा हैं, ठीक है ना? तो ये मैं क्या करूँगा अगली वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन करके दिखाऊँगा और बता दूँगा किस तरीके से आप ऑप्शन से आसानी से कॉम्प्रिहेंशन को कर सकते हैं, ठीक है? और आपको मैं बताता हूँ खुद क्या करना है। 2026 के ये उनके लिए जिनकी कॉम्प्रिहेंशन वीक है। 2026 के सारे पेपर्स उठाओ, उसमें आपको 40 कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएँगी। आप एक काम करो, शुरू के 10 कॉम्प्रिहेंशन्स में सीखो। इसमें क्या होंगे आपके गलत होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस गलत हो जाएँगे, बट सीखो कैसे ऑप्शन से आप आसानी से आंसर निकाल पा रहे हैं, वो सब सीखो और बाद के 20-30 में उन्हें इम्प्लीमेंट कर लो। इस तरीके से आपकी कॉम्प्रिहेंशन में आपको पता लग जाएगा कि यार किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से आप उन्हें टैकल कर सकते हैं। ठीक है? और एक बात बताऊँ तो कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में करना। ये चीज़ अभी से फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दो। कॉम्प्रिहेंशन आदत बना लो, अब इसे लास्ट में करनी है। देखते ही स्किप मारो, क्योंकि एडुकेटी क्या है हार्ड कॉम्प्रिहेंशन्स पूछता है और देन दिक्कत आ जाती है। ठीक है? तो आपको क्या करना है लास्ट में करना है कॉम्प्रिहेंशन ताकि कोई इश्यू ही क्रिएट ना हो। ईज़ी आए तो भी लास्ट में कर लेंगे, हार्ड आए तो भी लास्ट में कर लेंगे। वोकैब के लिए अब वोकैब के लिए देखो कोई मोटी बुक मत उठा लेना जिसमें 20-30 हज़ार वर्ड हों और उन्हें याद करना शुरू कर दो। ये काम मत करना, ठीक है? अब क्या करो वो कैब में अगर अभी आपने कुछ भी नहीं करा है, देखो अगर आपने ठीक-ठाक आपको वो कैब आती है जब तो आप उसे रिवाइज़ कर लो। लेकिन कुछ भी नहीं करा है तो हम करेंगे स्मार्टर खेलेंगे हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड करेंगे। खाली 2026 के सारे वर्ड्स करेंगे और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड को करेंगे और मैं बता रहा हूँ यू विल हिट 80 टू 90% ऑफ द वोकैब ईज़िली क्योंकि वोकैब में लगभग 2000 ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और रेस्ट 15 टू 18 के ऐसे होते हैं जिनके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इतने से पोर्शन के लिए जो बहुत ही कम चांस है पूछे जाने के लिए उसके लिए 15 से 18,000 वर्ड याद करने इतने बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। आप अगर 2000 वर्ड जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट में दिए जाते हैं ब्लैक बुक में टॉप 200 अगर आप उन्हें अच्छे से कर लेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप आसानी से सॉल्व कर लें। और आपको क्या करना है जब भी आप वोकैब रटते हैं याद करते हैं तो आपको कुछ वर्ड्स हैं बार-बार तंग करते हैं तो उसे आप कीजिए पॉकेट डायरी छोटी-सी डायरी लीजिए उसमें लिख लीजिए। दिन में कई बार उसे देख लीजिए या फिर हफ्ते में 2-3 दिन में जब भी आपको लगे आप उसे देखते रहिए। इस तरीके से आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएँगे। और एक चीज़ एडिक्यूटी पैटर्न में क्या हो रहा है कि वो वोकैब जो जितनी भी वोकैब दे रहे हैं वो ऑप्शन से आसानी से सॉल्व हो रही है। तो आप डरिए मत कि यार 2026 में तो यार अलग ही क्वेश्चन आए थे बहुत हार्ड। डरने की बात नहीं है। 26 में सारे क्वेश्चन्स ऑप्शन से होते थे। 3 एक ऑप्शन एक तरीके के दे देते थे, एक ऑप्शन डिफरेंट दे देते थे, आसानी से कर देते थे हम। तो ऐसा हम करते थे। ऐसे ही इन्होंने होमोनिम्स भी दिए थे। इस बार 2025 में एडिक्यूटी ने होमोनिम्स भी दिए थे। उसका भी सेम यही सीन था। 4 ऑप्शन होते थे, 3 सिमिलर होते थे, 1 डिफरेंट होता था, आसानी से पता लग जाता था। ठीक है? ये चीज़ आपको क्या है प्रीवियस ईयर देखोगे, उसे सॉल्व करोगे तो आपको ये दोनों चीज़ खुद ही आ जाएँगी। वो आपको दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है ना?
अब आती है ग्रामर की बात। देखो ग्रामर तुमने जहाँ से भी करी है, जिस भी टीचर से करी है, जहाँ से भी करी है, उसे रिवाइज़ कर लो। बट मैं एक सजेशन दूँगा, अगर आपने किसी बुक से करी है नाउन, एडजेक्टिव और अब आप सोचो मैं सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ करूँगा, ये बिल्कुल बेकार स्ट्रैटेजी है। अब ये टाइम है ही नहीं। जो ऐसा करेगा पक्का बता रहा हूँ, पक्का प्रीलिम्स में फ़ेल होगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है और वोकैब की थ्योरी पे ज़्यादा फ़ोकस करना ही नहीं है। अब आपको वोकैब की थ्योरी पे फ़ोकस नहीं करना, वोकैब की प्रैक्टिस पे फ़ोकस करना है। मैंने 60 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय रानी मैम से कवर किया था और मैंने इसकी थ्योरी पढ़ ली थी। मैंने इसके नोट्स बनाए थे, डिजिटल नोट्स, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि यार आपसे अभी नहीं हो रहे हैं, आपको टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप उन नोट्स से कर सकते हैं। ठीक है? तो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर मैंने किए थे। मैंने इसकी थ्योरी 2-3 बार पढ़ ली थी। उसके बाद में रानी मैम जो कराती थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराती थी, टॉप 1000 एरर्स वगैरह, मैं उनसे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेता था। सो ग्रामर इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और पीक्यूआरएस भी आता है इंग्लिश में, तो ये भी आपको लास्ट में करना है, क्योंकि पीक्यूआरएस भी क्या है, कभी-कभी हार्ड आ जाते हैं, कन्फ्यूज़िंग आ जाते हैं। आप शुरू में करोगे, इनिशियली करोगे, तो माइट बी कि आप गलत कर दो, ठीक है ना? आपका टाइम एकदम से प्रेशर बन रहा हो क्योंकि सेक्शनल टाइमर है, तो आप गलत करने के चांस ज़्यादा हैं, तो आप कॉम्प्रिहेंशन और क्या करेंगे, पीक्यूआरएस को आप बिल्कुल लास्ट के लिए रखेंगे, ताकि हम इन्हें आसानी से कर पाएँ। अब एक चीज़ बता देता हूँ, देखो कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर, ये चीज़ें तुम्हें, अब जो चीज़ मैंने बता दी, ऐसे नहीं कि तुम आँख बंद करके मुझे ही फ़ॉलो करने लग जाओ यार। तुम्हें, हर बच्चे को ये स्ट्रैटेजी तो मैंने तुम्हें बताई है, ये स्ट्रैटेजी मैंने सपोज़ इतने लोगों को बताई है। तुम्हें क्या करना है, इसमें छोटे-छोटे ट्वीक्स कर लेना और उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर लेनी है। अब इतने बच्चे हैं, अब सब अपने हिसाब से इस स्ट्रैटेजी को मॉडिफ़ाई करो और अपने हिसाब से फिर इसे करो। मैं बताता हूँ कैसे। किसी बच्चे की सपोज़ कॉम्प्रिहेंशन पहले से स्ट्रॉन्ग है, तो जो मैंने चीज़ें बताई है ना, उसे नहीं करनी। किसी बच्चे की वोकैब पहले से स्ट्रॉन्ग है, तो उसे कुछ नहीं करना। किसी की ग्रामर अगर स्ट्रॉन्ग है, वो 5 में से क्या करता है, 4 बार तो बिना कुछ पढ़े ही ग्रामर के सारे क्वेश्चन एरर्स के ठीक कर देता है, तो उसे कुछ नहीं करना। तो तुम्हें अपने हिसाब से देखना है यार, तुम्हें ट्वीक करने हैं। मेरी स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है, और भी डिफरेंट टॉपिक्स की जितनी देखिए, तुम्हारी स्ट्रैटेजी सबसे अलग होगी, वो तुम्हें देखनी है, ठीक है? बाकी मैंने तुम्हें बता दिया जो मैंने फॉलो किया था, ठीक है? रीज़निंग के लिए देखो, रीज़निंग के लिए बहुत ही कम टाइम में मैं तुम्हें एक बेस्ट तरीका बता दूँगा, जिस तरीके से तुम कर सकते हो। 2 सेक्शनल मॉक्स लगाओ, डेली रूल बना लो, ये तो करना ही है। आधे घंटे में दोनों सेक्शनल मॉक्स हो जाएँगे, आसानी से हो जाएँगे। 70 दिन में तुम्हारे पास 3500 क्वेश्चन तुमने कर रखे होंगे और देखना जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा ना तुम्हें ये करने के बाद, भाई इनसेन अलग ही तुम फ़ील करोगे। जैसे मुझे एंड में लगने लग गया था प्री से पहले कि यार मेरा तो प्री होना ही है, गारंटीड। तो ये इस रूथलेस प्रैक्टिस से आया था। और एक चीज़ करना है आपको वीकर टॉपिक्स के लिए, सपोज़ मैं बताता हूँ मेरे क्या था, सीरीज़ वीक था। मेरा क्या था, सीरीज़ वीक था और मेरा फिगर काउंटिंग वीक था और मेरा ब्लड रिलेशन भी थोड़ा वीक था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कम करी थी। और मेरा एक और चैप्टर कौन-सा, एक और वीक था। फिगर काउंटिंग हो गया। उम, एक और चैप्टर था शायद वीक था, तो मैं क्या करता था, हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट भी मेरा वीक था, क्योंकि मैंने इसकी कम प्रैक्टिस की थी। तो मैं क्या करता था, मैंने कहा 1 घंटा मैं इन वीकर टॉपिक से प्रैक्टिस करूँगा। मैंने कहा मैं सीरीज़ के करता था 30 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के करता था 5 क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग के करता था 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के करता था 10 क्वेश्चन। ये मैंने करना शुरू किया डेली, डेली करता था मैं इसे। जब तक क्या था, जब तक मेरा ब्लड रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया, जब तक मेरा फिगर काउंटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया, जब तक मेरा सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया, जब तक मेरा ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया। तो जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते, इन्हें करते रहो और जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, कोई और वीक चैप्टर हो, तब उसे इस प्रैक्टिस ज़ोन में डाल दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो टेस्ट लगाएँगे और यहाँ से हम प्रैक्टिस ज़ोन में, यहाँ पे 1 घंटे की जो प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो हमें वहाँ से वीक लगे, हम उसे यहाँ पे डालते रहेंगे और यहाँ से प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है ना? खाली मॉक्स पे रिलाय नहीं करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 घंटे हमें वीकर टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। बाकी एनालिटिकल रीज़निंग भी एडुकेटिव पूछ रहा है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई डेफिनिट लॉजिक नहीं है, नो डेफिनिट लॉजिक। मैंने भी क्या किया ना, मैंने इसमें 3-4 दिन वेस्ट किए थे अपने मेन से पहले, क्योंकि इसके क्वेश्चन्स आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा और एडुकेटिव ने प्री में पूछे थे, तो मुझे लगा बहुत क्वेश्चन्स पूछेंगे शायद मेंस में। और मैंने ऑलिव बोर्ड पे और भी जितने भी टेस्ट दिए, मैंने कम से कम, मैंने मानो 150 से 200 क्वेश्चन एनालाइज़ किए लगभग। सोचा कि कुछ पैटर्न मिलेगा और मेरे क्वेश्चन हमेशा सही होंगे, कुछ नहीं हुआ। तो इस पे ज़्यादा तुम्हें मेहनत नहीं करनी, क्योंकि कुछ भी मेहनत कर लो, गलत होना है तो गलत होना है। ऑलिव बोर्ड अलग आंसर मानेगा, टेक्स्ट बुक अलग आंसर मानेगा, एग्ज़ाम में सीजीएल वाले अलग ऑप्शन मानेंगे। सब अलग-अलग मानेंगे, तो ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं है। ऊपर-ऊपर से देख लो, जो तुम्हें थोड़ा-थोड़ा पर फिर भी ब्रॉडली देख लो, तो फ़ायदा रहेगा। तो इस तरीके से क्या, आधे घंटे में प्रैक्टिस, टेक्स्ट टेस्ट और 1 घंटा तुम्हारा, 1.5 घंटे में तुम्हारी रीज़निंग खत्म हो जाएगी, 1.5 घंटे में तुम्हारी रीज़निंग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ये कर लो, रीज़निंग में कोई इश्यू नहीं आने का। जीएस, जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया जीएस में भाई,
आँख बंद करो और वन शॉट्स कर लो। कुछ भी नहीं किया, अब सिर्फ वन शॉट्स का टाइम है। अब तुम कहोगे यार वन शॉट से तो क्वेश्चन नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहा और हमारा तो कैसे होगा? उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये नहीं होता कि तुम्हें इस एग्ज़ाम में क्या है ना कि ये नहीं है कि यार तुम्हें सारा सिलेबस करना है जब भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ये नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तुम्हें एक रूल बताता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये रूल है कि 2+2 = 4 नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2+2 = 5 भी हो सकता है, 2+2 = 1 भी हो सकता है, 2+2 = 0 भी होता है। ये तुम्हें बाद में बात समझ में आएगी, ठीक है ना? ये नहीं है कि अगर मैं बड़े-बड़े सोर्सेज़ कर लूँगा तो मेरा चांसेस ऑफ सिलेक्शन गारंटीड बढ़ जाएगा या फिर मैंने छोटे सोर्सेज़ करे हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो मैं ये बताना चाह रहा था तुम्हें, ठीक है? तो वन शॉट्स तुम फ़ॉलो करो इनिशियली, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स भी रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर अब तुमने एफआरबी, पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है या फिर बैच नहीं कर पाने के, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम एफआरबी भी रिवाइज़ नहीं कर पाने के तब तक अच्छे से, ठीक है? वन शॉट्स अच्छे से फ़ॉलो करो, अच्छे से रटो उन्हें, अगर हो जाता है तो तुम एफआरबी में, जैसे हमारा पॉलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो एफआरबी कर लेना पॉलिटी की, ये कर लेना। लेकिन वन शॉट्स करो तुम, इनिशियली अगर तुमने कुछ नहीं किया। बाकी जो बच्चे जिन्होंने एफआरबी, पीवाईक्यू सीरीज़ बैच कर लिया है, तो एक काम करो, अपने जो नोट्स हैं पढ़ो, लेकिन डोंट रीड योर नोट्स वर्ड टू वर्ड। ऐसा नहीं है कि तुम बैठ गए और बुक के और एक-एक लाइन पढ़ रहे हो, नहीं होने का सिलेक्शन अगर ऐसे करोगे। जो भी तुमने हाइलाइट कर रखा है, वो पढ़ो, ठीक है ना? और कीप एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग एंड माइक्रो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। मुझे क्या होता था, स्टोन एज वाला चैप्टर मैंने पढ़ लिया 1000 बार, मुझे नहीं होता था याद। मैंने कहा ठीक है, मैं कर ही नहीं रहा याद, मुझसे तो याद हो ही नहीं रहा। मैंने बस उसकी इंपॉर्टेंट जो जो 2-3 साइट्स थे और जो कुछ मुझे ऊपर-ऊपर से इंपॉर्टेंट दिख रहा था, मैंने बस वो याद किया। मैं चला गया एग्ज़ाम में, बस ये करता था मैं। क्योंकि वो याद होने का ही नहीं यार, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं तो उन्हें छोड़ो, नहीं याद हो रहे, छोड़ो। क्योंकि स्टोन एज के क्वेश्चन ही इतने नहीं आते थे। चलो कोई ऐसा चैप्टर हो जो आ रहा है और हमसे याद नहीं हो रहा, चल हम फिर भी उसे कैसे भी करके याद कर लेंगे। लेकिन स्टोन एज के तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं आते, मैंने कहा छोड़ो। माइक्रो डिटेलिंग नहीं करनी। कोई राजा होता है, उसका बता देते हैं, इस राजा को ना इस कब्र में दफनाया गया था, इस साल में दफनाया गया था, इसने दफनाया था, और तुम हर चीज़ रटने लग जाते हो। यार ये कोई रटने की इन्फॉर्मेशन है क्या? ये हर चीज़ तुम्हें याद नहीं करनी। सिर्फ़ मेजर इन्फॉर्मेशन तुम्हें याद करनी है, ठीक है ना? ये चीज़ तुम्हें एंड में फ़ोकस करनी है। अगर इन चीज़ों को करने लगे ना तुम, छोटी-छोटी चीज़ों को याद, तो तुम्हारा सिलेक्शन वैसे नहीं होने का, क्योंकि तुम फिर जीएस को ज़्यादा टाइम दे दोगे, मैथ्स वगैरह को टाइम नहीं देने का। तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी, ठीक है? और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि तुम्हें एंड में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना? जो भी इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है और फ्रीक्वेंटली तुम भूलते हो और इम्पोर्टेंट है, तो तुम्हें वो लिखनी है एक डायरी में। एक डायरी बना लो, उस डायरी में क्या लिखो, जैसे एनिमल किंगडम है बायो में, उसमें पॉरीफेरा इन सब के एग्ज़ाम्पल्स बहुत बार पूछे जाते हैं, उसे लिख लो। क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ, तुम 100 बार भी ना इन सब के पॉरीफेरा, इन सब के एग्ज़ाम्पल बुक से पढ़ना या अपने नोट से पढ़ना, तुम्हें नहीं याद होने के। जब तक तुम उन्हें एक डायरी में नहीं लिख देते और उस डायरी को 1-2 दिन में डेली देखते नहीं हो, तब तक तुम्हें वो याद नहीं होने के। तो ये चीज़ तुम्हें फ़ॉलो करनी है। और एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, जीएस में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने हैं, बहुत सारे। मतलब जब टेस्ट दोगे जब भी, और एग्ज़ाम में तो भी 25 में से 22 प्लस तुम्हें टारगेट करने हैं। 3-4 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, जो बिल्कुल ही फैक्चुअल है, कोई आइडिया नहीं है, वो छोड़ सकते हो। रिस्क तुम्हें जीएस में लेना है और ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल देता हूँ, देखो, वैभव सूर्यवंशी है, अब आईपीएल में है, वो कैसा खेलता है? रिस्क लेता है बहुत ज़्यादा। लेकिन तुमने देखा होगा रिस्क के बावजूद भी वो कंसिस्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने रिस्क लेने की प्रैक्टिस की है। ठीक है ना? वो रिस्क लेता गया। उसने जब प्रैक्टिस की तो वो उसने बहुत सारे रिस्की शॉट्स खेले, जिसकी वजह से उसका जब भी वो रिस्क लेता है, फिर भी उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। यही हमें एग्ज़ाम में करना है। अगर सपोज़ वो प्रैक्टिस सेशन में ऐसी प्रैक्टिस ना करता, तो सीधा ऐसे खेलता, तो वो आउट हो जाता। और ऐसे ही काफ़ी बच्चों के साथ होता है। प्रैक्टिस तो वो करते हैं नहीं, ऑप्शन एलिमिनेशन सबकी सीधा एग्ज़ाम में लगाते हैं वो, गलत हो जाते हैं उनके, फिर वो कहते हैं यार ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हो रहा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना, मैं एक वीडियो में इसके बारे में बना दूँगा, अगली वीडियो बना दूँगा, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी आर्ट ऑफ स्किपिंग के बारे में भी अगली वीडियो हमारी यहाँ पे रहने वाली है, वो मैं अगली वीडियो रखूँगा। तो ब्रॉडली मैं जीएस के बारे में बताऊँ, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कुछ नहीं किया तो वन शॉट सफिशिएंट रहेंगे, इन्हें किया है तो आपको इन्हें रिवाइज़ कर लेते हैं। अब कुछ मैं आपको ब्रॉडर और कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, वो ये है, देखो भई, अब तुम्हारे पास बचे हैं सिर्फ़ 3 महीने। 3 महीने हैं ना, ये जो 3 महीने हैं, ये वाला ये महीना, ये सपोज़ ये है जून, जुलाई, अगस्त। मैं बताता हूँ, जून सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ जून, देन जुलाई, देन अगस्त। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर
तुमने यहाँ अच्छी तैयारी नहीं करी तो यहाँ कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। यहाँ इसका गिल्ट रहेगा कि यार पिछले महीने तैयार नहीं किया, ये डाउन चला जाएगा, फिर ये डाउन चला जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है अभी से, आज से अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी, तो मैं गारंटीड बता रहा हूँ कि तुम्हारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। वरना अगस्त में पता है क्या होगा? तुम बिल्कुल हथियार त्याग दोगे कि यार मुझसे तो कुछ होने का ही नहीं। अभी सफिशिएंट टाइम है और बेस्ट टाइम है अभी तैयारी करने का।